अच्छा, मैं वापस स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और सेगमेंट जो कि नए सिलेबस का है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग या नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स जो भी बोल लो। थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ पहले, जो जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर पता होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जो कि यूज होता है टू कन्वर्ट नॉमिनल टू रियल। ये पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पार्ट है। जो भी अगेन वो भी नया ऐड हुआ है, पर वो सिंपल है। अनएम्प्लॉयमेंट भी सिंपल है, देख लेंगे वो भी टाइम हुआ तो। देख चुके हैं वैसे तो, बट अगेन स्पेशली अलग से मैं जो जिस तरह अभी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो मैंने बुक के क्वेश्चंस भी निकाल के रखे हैं, जो सूजन ग्रैंड की बुक में है, वो भी मैंने क्वेश्चन निकालने हैं, वो भी मैं करवा रहा हूँ। और जो मेरे खुद के जो A2 के एमसीक्यूज की फाइल है, मैं उससे भी करवा रहा हूँ, क्योंकि A2 में था पहले ये सेगमेंट ज्यादा। अब ये रेलेवेंट A2 के लिए भी है, AS के लिए भी है। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें सुन लो। पहली बात, कैलकुलेशन आपको मैंने पहले ही जो अभी लास्ट हमने बनाई है एक वीडियो, थोड़ी देर पहले ही मैंने डाली है, 6 बजे जो मैंने करी थी सुबह की अपलोड। अभी 9 बज रहे हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया है कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू जीडीपी में रिवाइज किया था ये। तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है नेशनल इनकम से कैलकुलेट करना। कैसे करोगे? वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जितनी भी अर्नड इनकम है उनको सबको ऐड कर दो। अनअर्नड इनकम ऐड नहीं होगी। ट्रांसफर पेमेंट जिसमें देयर इज नो प्रोडक्शन इन्वॉल्व, नो आउटपुट जनरेटेड, नो सर्विस रिटर्न, ये सब जीडीपी का पार्ट नहीं होता, तो इसको नहीं लेते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है C+I+G+X-M। और एक होती है वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच का सबसे मेन मकसद होता है टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जीडीपी की डेफिनेशन में ही सबसे मेन चीज होती है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना, उनको काउंट नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल टायर है, पार्ट्स है गाड़ी के, और गाड़ी है। आप पार्ट और टायर को अलग नहीं गिनोगे, आप डायरेक्ट गाड़ी को गिनोगे। फाइनल जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको गिनोगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनल चीज कंज्यूमर खरीदेगा उसमें पीछे की सारी वैल्यूज ऐड हुई भी होंगी ना। जैसे अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो उसमें टायर की वैल्यू भी शामिल है, उसमें पार्ट्स की वैल्यू भी शामिल है। पर अगर मैं पार्ट्स और वैल्यू को अलग काउंट करूँ, फिर मैं गाड़ी को अलग काउंट करूँ, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो वैल्यू एडेड अप्रोच बहुत अच्छा होता है इसमें। अगेन नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, तीनों से करो। बात एक ही है, तीनों डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। पर मैं सिंपली एक बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि डबल काउंटिंग का बहुत बड़ा मसला होता है, उसको निकालना होता है, वरना ओवरस्टेट हो जाता है जीडीपी। फिर आपको पता होना चाहिए, मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो तो मैं नहीं दे रहा अभी, ये देख लो। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी मैंने आपको बता दिया। ग्रॉस नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अ, यहाँ पर मैंने नेट रेमिटेंस लिखा हुआ है, पर पेपर्स में वो नेट रेमिटेंस का वर्ड यूज नहीं करता। पेपर में वो यूज करते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, इस पर डिविडेंड्स भी आ जाते हैं, इस पर प्रॉफिट भी आ जाते हैं। ये इनफ्लो भी होते हैं, ये आउटफ्लो भी होते हैं। तो ये नेट अमाउंट होती है, मुल्क में कितना पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट, और कितना पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट। ठीक है। रेमिटेंसेस भी आती हैं इसमें, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज हैं। जब आप जीडीपी में ये चीजों को ऐड कर देते हो तो वो जीएनवाई बन जाता है या जीएनआई बन जाता है। तो ये जीएनवाई भी बोलते हैं, ये देखो जीएनपी भी बोलते हैं, जीएनवाई भी बोलते हैं, जीएनआई भी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वाई भी इनकम का वेरिएबल है, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पहले बोला जाता था इसको। तो जीएनआई इज जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ ईयर नॉर्मली, जो कि मैंने तीन तरीके बता दिए। फिर एक और आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज बेसिकली ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जो होती है ना, वो रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल है। इसकी एग्जांपल, लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैंने जीडीपी कैलकुलेट करा और मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है $100 मिलियन की। बाद में मुझे पता चला कि ये $100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी जीडीपी में, मैंने ऐड तो कर दी है, पर ये पता चला ये रिप्लेसमेंट ऑफ अ कैपिटल है। मतलब एक $100 मिलियन के कैपिटल को $100 मिलियन के कैपिटल से रिप्लेस कर रहे हो, तो नेट मुल्क को फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तभी कहते हैं कि डेप्रिसिएशन को माइनस करो, ताकि एक क्लियर पिक्चर कंट्री की दिखे। तो ये एक और बेहतर तरीका होता है। फिर एक बेसिक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि चाहे जीएन आए हो, चाहे एनएन आए हो। अच्छा, इसको एनपी भी बोलते हैं, इसको एनएनपी भी बोलते हैं, इसको एनएनआई भी बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम। ठीक है। चाहे जीएनआई हो, चाहे एनएनआई हो, चाहे जीडीपी हो, ये सारे मार्केट प्राइस पे होते हैं नॉर्मली। इनको कन्वर्ट करना होता है अक्सर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक प्राइजेस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक प्राइजेस।
बेसिकली होता क्या है कि मार्केट प्राइस जो होती है ना उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्राइस को बढ़ा देता है, सब्सिडी प्राइस को कम कर देता है। आपको पता है ये, इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट बढ़ती है प्रोड्यूसर की तो प्राइस बढ़ा देता है, सब्सिडी से कॉस्ट कम होती है तो प्राइस कम कर देता है। अब मार्केट प्राइस में जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का इफेक्ट तो होगा। अब कहने का मकसद ये है कि कभी कभार जो है ना वो क्वेश्चन में पूछता है कि मार्केट प्राइस को बेसिक प्राइस पे कन्वर्ट करो। बेसिक प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि तुम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को उठाओगे, जो कि ये रहा, इसको तुम उठाओगे जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स से प्राइस बढ़ी हुई है और सब्सिडी से प्राइस गिरी हुई है, तुम उलट करोगे कहानी। अब जैसे मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ी हुई होगी ना, तुम माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट को और तुम सब्सिडी का इफेक्ट को ऐड बैक करते हो। मतलब तुम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसको लेके आ रहे हो, मतलब आर्टिफिशियल चेंजेस इन प्राइसेस को हटा रहे हो। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है तो उसको माइनस करो, ये प्राइस को कम करता है तो उसको ऐड करो। तो जब तुम ये हरकत करोगे और मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडी को ऐड कर दोगे ना, तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस। कभी कभार कहते हैं कि बेसिक प्राइस को मार्केट प्राइस में करके दे, तो भाई बेसिक प्राइस को जब मार्केट प्राइस में करेगा तो क्या करोगे आप लोग भाई, आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, सब्सिडी को माइनस करोगे। अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। उलट करना है बस कहानी को, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से और कोई नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बस आपको थोड़ी बहुत अब ये पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से नहीं होता, क्या रिकॉर्ड होता है क्या नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं जरा एमसीक्यूज, थोड़ा टेक्निकल भी होंगे शायद, पता चल जाएगा, देखते हैं। The table shows the estimated figures at the end of the train drivers strike. So ये तो ट्रेन के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दी है। What was the reduction in the recorded level of the national income from the strike? अच्छा, रिडक्शन इन नेशनल इनकम क्या हो रहा है, अब जरा सुनना। सर्कुलर फ्लो से इसको सोचना, जो इंजेक्शन है जो विड्रॉल है। ठीक है, अब जरा सुनना। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम की जब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, तो जब ट्रेन ड्राइवर स्ट्राइक करेंगे तो लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेन जर्नीज, ऑब्वियसली दिस इज द लॉस ऑफ रेवेन्यू। नेशनल इनकम इससे कम होगा तो इसको तुम करोगे माइनस। ठीक है, तुमने लिख दिया -600। वैल्यू प्लेस ऑन एक्स्ट्रा लेजर टाइम बाय द स्ट्राइकर्स, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में नहीं आता। लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर तुम ये कहते हैं कि टैक्स बढ़ रहा है, सही है, तो वो अलग बात होती है। पर ये लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू मतलब ये आ तो नहीं रहा ना, सही है, मतलब गवर्नमेंट की जेब से तो कुछ नहीं गया है ना, पहली बात, निकला तो कुछ भी नहीं है ना, आया नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करोगे। ओवर टाइम पेमेंट्स टू पुलिस, यस दिस इज एन एडिशनल इनकम फॉर द पुलिस ऑफिसर्स। तो +30, तो -600 +30 विल बी -570। तो चेंज इन नेशनल इनकम कितना होगा, -570। व्हाट वाज द रिडक्शन, पहले ही बोल दिया था रिडक्शन है, तो वन का आंसर विल बी ए। अ डायरेक्टर बिकम्स रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब ज़ाहिर है नौकरी चली गई एज द रिजल्ट ऑफ अ कंपनी मर्जर। ठीक है, हिज सैलरी वाज 80,000। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन द मेजर्ड, अच्छा वही चेंज बताना है। ठीक है, एक डायरेक्टर था जिसकी नौकरी चली गई, उसकी इनकम थी 80,000 रुपए, तो नेशनल इनकम में से 80,000 रुपए माइनस कर दो, पहली बात। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ही एंटाइटल टू एनुअल प्राइवेट पेंशन ऑफ -30। तो जाहिर सी बात है 80,000 की जॉब गई है, 30,000 उसको पेंशन के तौर पे मिलना है, ये एक तरह से इसकी इनकम हो गई। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन इज फर्स्ट ईयर आफ्टर रिडंडेंसी ही अर्न्स 40,000। अब रिडंडेंसी के बाद जो पहला साल था उसमें उसने 40,000 रुपए कमाए, तो इसको भी ऐड कर दो। और फिर कह रहा है कि 8,000 रुपए मेरे बच गए जब मैंने अपने गार्डनर को निकाल दिया। अब जाहिर सी बात उस बेचारे की नौकरी चली गई, तो ये नेशनल इनकम से डिडक्ट होगा। अब इनको जब तुम सम अप करोगे तो +70 -80 +70 +10 -10 -10 -8 कितना हो गया, -18। तो आंसर विल बी -18,000। दिस इज द चेंज इन नेशनल इनकम। तो इस तरीके से आप सोचो किसकी इनकम बढ़ी है किसकी गिर रही है, कंट्री के हिसाब से क्या हो रहा है। ठीक है, टू का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग ईयर कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स। मनी टर्म्स मैंने आपको हमेशा बोला ये क्या होता है, नॉमिनल इंक्रीज बाय 3% एंड द प्राइसेस इंक्रीज बाय 4%। ठीक है, टोटल टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1%। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द रियल इनकम पर हेड। रियल इनकम पर हेड का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जब भी पर हेड लिखा हुआ समझ जाओ पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहा है, सही है। जब भी आपके सामने वो पर हेड लिख दे तो आप समझ जाओ वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहा है, सही है। स्क्रीन लैग हो गई है मुझे लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले रियल इनकम निकालोगे। रियल इनकम कैसे निकालोगे, रियल इनकम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल या मनी इनकम, एक ही बात है, उसका परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज की इकोनॉमी में महंगाई कितनी है। ठीक है,
अब नॉमिनल इनकम कितनी है, 3% से बढ़ रही है, 3% से बढ़ा दो, माइनस कितने से, प्राइस कितने से बढ़ी है, 4% से, तो रियल टर्म से मेरी औकात क्या हो रही है, गिर रही है, तो -1% होगा बेसिकली। अब जब तुम्हारे पास रियल इनकम आ रही है ना, अब जैसे -1% की मेरी रियल इनकम है, ठीक है, इसको तुम माइनस कर दो पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन कितने से बढ़ी है, 1% से, तो पॉपुलेशन से माइनस करो। तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर आएगा -2%, तो ये -2% इज द रिडक्शन इन द रियल इनकम पर हेड। समझ आया, इसका फिक्स तरीका है, रियल इनकम तुम्हारे पास आ गई, उसमें से पॉपुलेशन को माइनस कर दो, क्योंकि अप्रोक्स मांग रहे हैं ना हमसे, तो 3 कहाँ से विल बी बी, ठीक है, फिक्स तरीका है इसका, हमेशा ऐसे एमसीक्यू आते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम में अनअर्न्ड इनकम नहीं आती, दैट इज नॉर्मली ट्रांसफर पेमेंट्स, ये पहले भी बता चुका हूँ जब इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की थी। तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, डिविडेंड्स इंक्लूड होंगे, ओवर टाइम पेमेंट इंक्लूड होगी, रेंट्स फ्रॉम इंक्लूड होगा, वेलफेयर बेनिफिट्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वगैरह वगैरह, अनअर्न्ड इनकम नहीं होते काम, ठीक है। Question number 5. The information in the table is taken from the country's national income accounts. What is the value of the national income? तो नेशनल इनकम में वेजेस आएंगी, सैलरीज आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे, अनअर्न्ड इनकम है, पेंशन नहीं आएगा, अनअर्न्ड इनकम है, बेसिकली दीज आर ट्रांसफर पेमेंट, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। रेंट काउंट होगा, 2000 ये भी काउंट होगा, तो 8 और 7 15, 15 3 18, 18 2 20, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल में ये A2 में काउंट होगा शायद, पर अगेन आपको एज एन एएस का स्टूडेंट इंड्यूस की नॉलेज पता होनी चाहिए, इंड्यूस का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन इनकम, ठीक है। और ये नॉर्मली यही कह रहा है कि इनकम के बढ़ने से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी। अब एज अ प्रोड्यूसर आप, इनकम में अगर इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है, आप इन्वेस्टमेंट से उसी केस में बढ़ाओगे व्हेन द इंक्रीज इन इनकम इज परमानेंट, वरना आप ऐसी हरकत नहीं करोगे कभी भी, बेवकूफी है ये, सही है। आप टेम्परेरी इंक्रीज इन इनकम के लिए अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा दोगे, पागल नहीं हो, ठीक है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स, ये एस भी काउंट होगा, वैसे मैंने A2 लिख तो दिया है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स, वही बात है, अ गिफ्ट बाय अ पेरेंट टू अ डॉटर एज अ डिपॉजिट ऑफ एन अपार्टमेंट, अगेन वही चीज, ये रिकॉर्ड नहीं होगा नेशनल इनकम में, ये अर्न इनकम थोड़ी है, बेटी ने कमाया थोड़ी है, ये फ्री में मिल गया उसको, कोई सर्विस थोड़ी दी है, कोई प्रोडक्शन थोड़ी हुई है इकोनॉमी में, कोई आउटपुट जनरेट थोड़ी हुआ है, ट्रांसफर पेमेंट है ये। अर्निंग्स ऑफ अ पार्ट टाइम वर्कर, बिल्कुल पैसा कमा रहा है भाई, इंटरेस्ट एंड पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड बाय कंपनी, अगेन ये इकोनॉमी में वो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है, तो 7 कहाँ से will be है। हाउ कैन जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ये देखो वही सवाल जो भी बताया मैंने आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बी कैलकुलेटेड इफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज known। हाउ कैन द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कैन बी कैलकुलेटेड इफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज known, ठीक है। अब जरा इसको गौर से सुनो, ये उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकाल दो। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का फैक्ट शामिल होता है। अब जब मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालता हूँ, मुझे एक चीज बताओ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, यही करता हूँ, और कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे उलट करना है, मुझे कह रहा है कि ये निकाल दे, मुझे कह रहा है कि ये निकाल दे, अब ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये मार्केट प्राइस निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहानी को उलट करना पड़ेगा। मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से, मुझे एक सिंपल सी बात, मैं लंबी भी नहीं कर रहा इसमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था, इसको ऐड कर दो, इसको प्लस किया था, इसको माइनस कर दो। जब आप वर्किंग उल्टा कर दोगे, ये फॉर्मूला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का है कि तुम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में टैक्स को माइनस करो और सब्सिडी को ऐड करो। पर अगर ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस निकालो बेसिक प्राइस से, तो बेसिक प्राइस के अंदर तुमने जो हरकतें करी हैं, तुमने इन टैक्स को माइनस किया तो टैक्स को ऐड करो। मतलब बेसिकली मैं तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव करके दे देता हूँ, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, इफ नोन ना, इसने बोला कि अगर फैक्टर कॉस्ट पता है तो क्या करोगे, अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है, लेट से ये कह रहा है मुझे पता है, अगर मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं टैक्स को ऐड करूंगा, जो कि नॉर्मली होता ही है मार्केट प्राइस में, क्योंकि मैं माइनस कर चुका हूँ, और मैं सब्सिडी को वापस माइनस कर दूंगा क्योंकि मैं ऐड कर चुका हूँ, तो ऐड टैक्सेस सब्ट्रैक्ट सब्सिडीज, तो वी विल बी द राइट आंसर, उल्टा गया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि अब बेसिक प्राइसेस मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, बेसिक प्राइसेस। जब भी कोई चीज बेसिक प्राइस पे होती है तो उसमें से टैक्स को माइनस करना होता है, सब्सिडी को ऐड करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जीडीपी निकालो, जो निकालती हो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ तक आंसर क्या आ रहा है,
250, 350, 500, 600, -150, कितना 450। 450 में तुम क्या करोगे, 450 में तुम जो है वो टैक्सेस को माइनस करोगे, तो 80 माइनस हो जाएगा, 40 ऐड हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 450 माइनस 80 इज 370, 370 प्लस 40 इज 410। तो 410 इज योर फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली सिंपल तरीके से जीडीपी निकाला, और फिर बेसिक प्राइजेस के लिए इसको क्या करा, टैक्सेस को मैंने माइनस करा और सब्सिडी को मैंने ऐड करा, जो तरीका अभी आपको बताया था। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, एज रिलेटेड पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, वही बात है, ट्रांसफर पेमेंट। ड्यूरिंग ईयर कंट्रीज नेशनल इनकम रोज बाय 5%, नेशनल इनकम 5% से बढ़ी, महंगाई जो है वो 4% से बढ़ी, तो रियल इनकम जो है वो मेरी +1% हो गई। क्या हो गई, +1%। फिर कह रहे हैं पॉपुलेशन 2% से बढ़ गई, तो माइनस कर दो 2% की पॉपुलेशन से इसको, आंसर क्या आ जाएगा, -1%। तो रियल जीडीपी पर हेड मेरा 1% से गिर गया। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज मेंट बाय रियल वेजेस, जिस चीज के पीछे रियल लिख दिया तुम समझ जाओ इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये रियल परचेजिंग पावर बता रहा है। रियल परचेजिंग पावर का मतलब है कि असल औकात बता रहा है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस। सही, मनी वेजेस की औकात की अगर इन्फ्लेशन को हटा दो, तो 12 आंसर विल बी सी। When calculating national income by the income method, what would not be included? Unearned incomes will not be included, obviously. So transfer payments are unearned incomes, it will not be included. Income from abroad will be included, obviously. Profits will be included, rent will be included. With changes to the basic income at points W and X might be included in the calculation to disposable income. अच्छा, disposable income क्या होती है कि basic income में सारी चीजें डाल दो। जैसा हम बोलते हैं ना, इनकम माइनस टैक्स डिस्पोजेबल इनकम, तो उस इनकम में सब होता है, बोनस, कमीशन, हर फालतू वगैरह चीज, जब पैसा जो आ रहा है बस। तो बोनस पेमेंट डब्ल्यू है, ठीक है। और माइनस क्या करते हो, डायरेक्ट टैक्स। इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग ईयर कंट्रीज नेशनल इनकम, यार ये बार बार आ रहा है, इसका मुझे आंसर भी याद है, अब तो मुझे तो रटे हुए हैं एमसीक्यू। सही है, मैं ये नहीं कर रहा, आपको देख बार कर लेना, देख लो ये, ठीक है। हाउ मच जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस बी एडजस्टेड टू फाइंड द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। तो फैक्टर कॉस्ट पे इसको लेके जाना है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बैठ रहा है। ऑब्वियसली मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होती है तो माइनस करनी पड़ेगी, सब्सिडी माइनस होती है तो ऐड करनी पड़ेगी, बिल्कुल वही बात है, सिंपल रिपीट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टर अर्न्स, ये रिपीट हुआ है, अभी अभी हमने करा। What can be directly deduced directly from the calculation of the national income? National income से डायरेक्टली हमें क्या पता चलता है, बीओपी तो नहीं पता चलता, द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं पता चलता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं पता चलता। ये तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है नेशनल इनकम का, तभी तो एचडीआई वगैरह पे जाते हैं। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर नहीं है, ए टू की बात कर रहा हूँ। द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी कैसे पता चलता है, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को निकालता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सेकेंडरी में कितनी हो रही है। इससे मुझे पता चलेगा इकोनॉमी में मैं कौन सी जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ। नेशनल इनकम का एक बहुत यूजफुल यूज है कि आपको पता चल जाता है आपकी इकोनॉमी में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एंड दिस वे यू कैन डेवलप एज अ नेशन। अगर मैं लेट से कहता हूँ कि मेरी प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा सेकेंडरी पे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे जो कंट्री डिपेंडेंट होती है वो हमेशा करीब होती है। तो 18 का आंसर विल बी बी। 19 with statement about national income accounting is correct. Depreciation does not need to be subtracted from the GDP figures. It must be subtracted according to national income. GDP greatly overstates the value. No, अजीब सही। GDP is a better measure of living standard than GNP because net property income from abroad is not available for citizens. गलत बात कर रहा है, GNP is a better measure than GDP, ठीक है, उल्टा बोल रहा है। GNP per capita includes many important factors that affect citizens living standard, यही बात है ना। हेल्थ केयर इंक्लूड करता है, एजुकेशन इंक्लूड करता है, बट अगेन लिविंग स्टैंडर्ड्स आई थिंक एएस का पार्ट नहीं है, आई थिंक नहीं बल्कि है ही नहीं, ए टू का पार्ट है, तो इसको रहने दो, ये मेरे ख्याल में एमसीक्यू आ नहीं सकता आपके पास। What is the difference between a country's gross domestic product and its GNP? भाई जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है। जीएनपी जो है वो बेसिकली क्या करता है, जीडीपी के अंदर नेट प्रॉपर्टी इनकम को ऐड कर देता है। सही है, ये रहा, इस चीज का फर्क होता है दोनों में। 20 का आंसर सी होगा, अभी अभी बताया। When measuring the value of the total output of a country, economics use the concept of value added। अभी मैंने स्टार्ट में बताया था वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है टू अवॉइड दी मसला डबल काउंटिंग का। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, इसका आंसर क्या था, सी था, ठीक है। अच्छा, बुक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। बुक वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू नंबर 1 अगर आप देखो तो क्या फरमा रहा है ये एमसीक्यू 1 में, जरा गौर से देखो। व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड टू फाइंड अ कंट्रीज जीडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, वेल्थ नहीं है, ये अजीब सी बात कर रहा है, डी ऑप्शन होगा। व्हाट इज कंक्लूडेड in net property income, what is included in the net property income from abroad?
नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रॉड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होती, सब्सिडीज नहीं होती, टैक्सेस नहीं होते। मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्ट होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं। बाहर अगर कोई आपका वो काम कर रहा है, वो पैसे भेज रहा है, वो इंक्लूडेड होता है। ये बेसिकली यही चीजें होती हैं। तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ठीक है। What must be zero if GDP at market prices is equal to the GNI at market prices? जरा गौर से सुनना, अब ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है ना, वो जीएनआई एट मार्केट प्राइस के इक्वल है। जीडीपी और जीएनआई सिर्फ एक केस में इक्वल हो सकते हैं। जीएनआई क्या होता है, मुझे जरा बताओगे? अच्छा, कोई है ही नहीं सामने। अच्छा, जीएनआई क्या होता है? जीएनआई इज बेसिकली जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। राइटिंग खराब होती है भाई यहाँ पे, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा सुनो। सही है। तो अगर नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो होगा तो क्या जीडीपी एंड जीएनआई इक्वल हो जाएंगे? मैथमेटिकली सोचो। अगर नेट प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अब्रॉड को मैं जीरो कर दूंगा तो जीडीपी एंड जीएनआई इक्वल हो जाएंगे, और दोनों मार्केट प्राइस में। तो इट शुड बी जीरो टू फॉर देम टू बी इक्वल। ठीक है, थ्री का आंसर विल बी। द टेबल शोज सम नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है। अब इसने बड़ा घुमाया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस दिया हुआ होता है, और अगर मार्केट प्राइस के ऊपर मुझे जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देता हूँ, सब्सिडी को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं उल्टा जाता हूँ। सही है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये शुरू में मैंने फॉर्मूला एक वजह से देखा था, वापस भी एक वजह से बना के दिया था। काइंडली फोकस करते हुए देखा करो चीजें। तो जीएनआई एट बेसिक प्राइसेस का मसला क्या है कि अगर मुझे जीएनआई को सबसे पहले जीडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली बात। या इससे पहले मैं एक चीज ये कर लेता हूँ कि मैं बेसिक प्राइस को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप सबसे बड़ा गौर से देखो, मुझे देखो जीएनआई एट बेसिक प्राइस दिया हुआ है, मुझे जीएनआई एट बेसिक प्राइस दिया हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जीएनआई एट मार्केट प्राइस। कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे कन्वर्ट करूंगा? जीडीपी एट बेसिक प्राइस कितनी है? 500। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 530। ये तुम्हारे पास आ गया जीएनआई एट मार्केट प्राइस। अब तुम्हारे पास जीएनआई एट मार्केट प्राइस आ गया। जीएनआई क्या होता है? जीएनआई इज, अभी मैंने ऊपर लिखा कि जीएनआई इज जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो तुम क्या करो, जीएनआई में से नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो। तो जब तुम जीएनआई में से नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करोगे, डेट इज ऑफ 20, तो माइनस कर दो 20, तो क्या आंसर आ जाएगा? 510। तो ये तुम्हारे पास आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है, जरा गौर से सुन लेना ये वापस, रिवर्स मार के अगर समझ नहीं आया तो। 510 इसका आंसर है सी। सही, तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या करा पहले मैंने जीएनआई एट बेसिक प्राइसेस को जीएनआई एट मार्केट प्राइसेस पे कन्वर्ट करा, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करा, सब्सिडी को माइनस करा। जैसे ही मेरे पास जीएनआई एट मार्केट प्राइस आ गई, मैंने उसको क्या करा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कन्वर्ट कर दिया, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करके। तो फोर का आंसर विल बी सी। क्लियर है? फाइव का आंसर होगा, व्हाट वुड इट मीन इफ जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस इज हायर देन द जीएनआई एट बेसिक प्राइसेस। अच्छा जी, जरा गौर से सुनना, वापस अजीब सी कोई बात कर रहा है वापस से। कह रहा है, वापस थोड़ा सुनना। कह रहा है कि भाई जीडीपी एट बेसिक प्राइस जो है वो जीएनआई एट बेसिक प्राइस से ज्यादा है। आपको पता है कि जीडीपी और जीएनआई में एक चीज का फर्क होता है, और वो होती है नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट। जीडीपी जीएनआई से ऊपर सिर्फ एक केस में हो सकता है, इफ नेट प्रॉपर्टी इनकम इज नेगेटिव। सोचो जरा, जीएनआई का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इफ नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, देन इट विल reduce the amount of GNI. So GDP will be greater than GNI in only one condition, when net income from abroad is negative. So five answer will be C. Five people lose their jobs. 40,000 है यार, 40,000 की नौकरियां करते थे, 500 की नौकरियां चली गई, तो कितने इकोनॉमी में नेशनल इनकम का नुकसान हुआ? 2 लाख का नुकसान हुआ। ठीक है, या जीडीपी बोल दो, नेशनल इनकम बोल दो, एक ही बात है। अच्छा भाई, एक को नौकरी मिल गई 45,000 की, तो ये तो पहले मैंने माइनस कर दिया जीडीपी से। जीडीपी से मैंने 2 लाख को माइनस कर दिया। सही है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में नहीं लिखता बल्कि दो। सही है, तो इसको मैंने -2 लाख को माइनस कर दिया जीडीपी से। फिर एक को नौकरी मिल गई 45,000 की, तो 45,000 को मैंने ऐड कर दिया। देन अनदर वन गेट्स अ जॉब, 38 ये ऐड कर दिए। फिर एक और को नौकरी मिली लाइन से, 25,000 इसको मिल गए। अच्छा, बाकी दो बेरोजगार रह गए, नौकरियां नहीं मिली उनको। एक रिटायर हो गया, उसको मिला पेंशन। अच्छा, पेंशन जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रांसफर पेमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रांसफर पेमेंट है। बेवकूफों की तरह इसको ऐड नहीं कर देना भाई, 100 बार बोला एक चीज। तो अगर आप इसका नेट अमाउंट निकालो तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ये 45 प्लस 38 कितना होता है? 65, 55, 65, 75। ठीक है, 75 में 8 डाल दो तो 83। 83 में 20 डाल दोगे 103। 103 में 5 डाल दोगे 108। 108 को माइनस करो 200 से, तुम्हारे पास आएगा -92।
सही है, तुम्हारा आंसर आएगा बी। नंबर 7, एन इकोनमी जीडीपी 640 बिलियन। एक इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी है 640। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है 490। इन्वेस्टमेंट कितनी है 80। सी प्लस आई लिखने की आदत है मेरी, इससे लिख रहा हूँ। जी कितना है 100। एक्स कितना है 50। एम कितना है, पूछ रहा है एम क्या है। क्या है इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 490 प्लस 80 कितना होता है 570, 670, 720। 720 में से 640 को माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा 80। तो 80 मिलियन होगा, 80 बिलियन होगा इम्पोर्ट। भाई आप कैलकुलेटर चला लिया करो, भाई गलती भी हो सकती है मेरे से ये शायद। अब मैं कैलकुलेटर चेक नहीं कर रहा, मेरे को डी लग रहा है फिलहाल। हाउ वुड एनएनआई एट बेसिक प्राइसेस, एनएनआई क्या होता है, नेट नेशनल इनकम है, सोचो जरा, अभी बताया था। ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन बताया था अभी। जी एनएनआई किस पे, बेसिक प्राइस पे। इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। जरा सुन लो, जरा अजीब सी फरमाइश मांग रहा है ये। पहले तो मैं क्या करूंगा, जरा सुनो स्टेप बाय स्टेप। एनएनआई को, जो कि बेसिक प्राइस के ऊपर है, इसको जब मैं लेके आऊंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी जो कि बहुत सिंपल है, कि टैक्स को ऐड करना होगा और माइनस करना होगा सब्सिडी को। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूंगा, ठीक है। तो टैक्स को तू कर देगा ऐड, सब्सिडी को कर देगा डिडक्ट। ये पहला स्टेप मैंने कर दिया। अब अब जो है मुझे पता है कि नेट नेशनल इनकम में से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास जीएनपी आ जाएगा। ऐसा ही होगा। जरा सुन ना, जरा गौर से सुनो क्या बोल रहा हूँ। नेट नेशनल इनकम क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, अगर मैं डेप्रिसिएशन को अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाऊंगा। मैं ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाऊंगा जो कि जीएनपी की है, ठीक है। तो ऐड कर दो। और फिर जब मैं इसमें मजीद नेट प्रॉपर्टी इनकम को ऐड करूंगा, डिडक्ट करूंगा, सही है, डिडक्ट करूंगा, तो इससे मैं जीडीपी पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं एक बार जीएनपी पे आ गया डेप्रिसिएशन को ऐड करके, डेप्रिसिएशन को मैं ऐड करूंगा, सॉरी, मैं जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूँ। जरा वापस सुन लो, वापस सुन लो। पहले मैंने नेट नेशनल इनकम एट बेसिक प्राइस को कन्वर्ट करा जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। मैंने क्या करा, टैक्स को ऐड करा, सब्सिडी को माइनस करा। ये तो आपको रट जाना चाहिए, बेसिक से मार्केट, मार्केट से बेसिक कैसे आते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, बेसिक से मार्केट आने के लिए टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडी को माइनस करते हैं। पर अगर मार्केट से बेसिक आना है ना, तो टैक्स को माइनस करोगे, सब्सिडी को ऐड करोगे। लिख लो अपने पास ही, शुरू में दिखा दिया था। अब नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए मैं जीएनपी के अंदर ऐड करता हूँ डेप्रिसिएशन को, ओ सॉरी, माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन को। मेरे को नींद आ रही है। नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम मैं तुम्हें वो खोल के दे देता हूँ, वहाँ पे देखो। नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए मैं जीएनवाई से माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन को। अगर मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे आना है इसकी, तो मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा, सही है। डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा। मैं जैसे ही यहाँ आ जाऊंगा, तो मैंने तुम्हें बोला कि डेप्रिसिएशन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर आ जाऊंगा ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जीएनवाई पे आने के लिए, अब मुझे जीएनवाई पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं ऐड करता हूँ ना जीडीपी में, माइनस करना पड़ेगा। जीडीपी के अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ। मैं इसको, अगर मैंने जीएनवाई में से या जीएनपी में से नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दिया, मैं पहुंच जाऊंगा जीडीपी के ऊपर। मैं किधर पहुंच जाऊंगा, जीडीपी के ऊपर पहुंच जाऊंगा। समझ आया। बहुत ही वाहियात एमसीक्यू था ये, और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी था। मुझे नींद आ रही है शायद, इसलिए कंफ्यूज हो गया था मैं। पर इसका आंसर ए ही होगा, और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। ए ही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, द टेबल शोज इंफॉर्मेशन ऑन अ कंट्री, व्हाट इज द जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस। वही बात, जीडीपी एट बेसिक प्राइस के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, पहले तो वो निकाल लो। देखो, सी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम तो चाहिए। तो सी भी चाहिए, आई भी चाहिए, जी भी चाहिए, एक्स माइनस एम भी चाहिए। नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रॉड की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद देख लो, खुद देख लो ना, डेप्रिसिएशन की जरूरत है और ना ही अब्रॉड की जरूरत है। क्या करूंगा, पहले सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से निकाल लो अपना जीडीपी। तो जीडीपी कैसे निकालोगे, जरा देख लो। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी है 700, इन्वेस्टमेंट है 200, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 100,
एक्सपोर्ट, अच्छा एक्स माइनस एम डायरेक्ट दिया हुआ है इससे -50। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 900, 1000 और ये आ जाएगा 950। ठीक है, तो 950 जीडीपी है। अब 950 के अंदर मुझे बेसिक प्राइस, इसका मतलब मैं मार्केट पे हूँ, मुझे बेसिक पे आना है। अब ये ना, ये मार्केट प्राइस पे, ये क्या है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अगर मुझे बेसिक प्राइस पे लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो माइनस कर दूंगा और सब्सिडी को जो है वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिफिशियली प्राइस को कम करता है, सब्सिडी आर्टिफिशियली, और इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाता है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, और सब्सिडी आर्टिफिशियली कम करता है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 15 ऐड कर दिया, तो टैक्स को मैंने माइनस करा, सब्सिडी को मैंने ऐड करा। मेरे पास फाइनल आंसर जो यहाँ पर आएगा ना, वो आएगा 935। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। 10, why may the output of image processors used in the production of smartphones in a country not be included in the calculation of its GDP? वही सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट गुड है भाई, फोन की वैल्यू में ऑलरेडी शामिल होगा ये, फोन की वैल्यू में ऑलरेडी शामिल होगा ना, तभी तो रिकॉर्ड नहीं किया है। क्या आंसर होगा उसका, सी है, वही डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, सी आंसर है। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यू थे, काइंडली जरा गौर फरमा लेना इस पर, ये टेस्ट करेगा लाजमी तौर पे, क्योंकि मार्च 23 के पेपर में करा है इसको टेस्ट। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें जीएनपी और एनएनपी का मैंने फॉर्मूला लगाया था, जिसने नहीं देखा देख लो, तो उसमें भी एक एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है। जहां तक जीडीपी डिफ्लेटर की बात है ना, जीडीपी डिफ्लेटर का एक ओ लेवल का बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने खोल के भी रखा हुआ है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है एक ओ लेवल का, ये जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जरा एक एएस के बच्चे को खुद ट्राई करना, आराम से कर लोगे। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैंने ही कराया है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। इतना ही है अभी के लिए, अल्लाह हाफिज़।